क्यों ना हम ऑप्टिमम बजटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर चले, क्यों ना हम परफॉर्मेंस बजटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर चले। इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि बजट के लिए जो कुछ भी हमने आवंटन किया है, उसका जो हम खर्चे कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब हमारे पास दुरुस्त होनी चाहिए, उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए कि जिस मद के लिए जितना पैसा खर्च करना था वो पैसे खर्च क्यों नहीं हो सके। कपिल जी, परफॉर्मेंस बजटिंग, ऑप्टिमम बजटिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस पर काम होना चाहिए, लेकिन सरकार के सामने ऐसी क्या समस्याएं आती है कि हम इन बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। पिछले 1 दशक से ये सवाल उठता रहता है। देखिए, मेरा मानना, मेरी राय में ऐसा है कि परफॉर्मेंस बजटिंग में जो अड़चनें सरकार के रास्ते में आती हैं कि जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंट करने की स्कीम्स को, वो लोग पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ऐसा अनुमान देखा गया है कि से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड रियलिटी चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। अब वो चेक एंड बैलेंस के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए, इफेक्टिवनेस लाने के लिए जिस चीज की जरूरत है कि एक आपको इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, आपको वार्निंग अलार्म लगाना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। अब वार्निंग अलार्म ऐसा है कि जो आपकी मेंटल उसके ऊपर है कि आप कितने स्ट्रांग हैं सिचुएशन को लेकर। आज इफ आई एम स्लीपिंग ऑन ए सिचुएशन देन दी स्कैम लाइक CG 2G कैन आल्सो हैपन। अगर आप सो रहे हैं और अगर आपको कोई चिता नहीं रहा है, आपका सिस्टम सारे डाउन है तो उसके अंदर सरकार के पास दिक्कत यही है कि जो मशीनरी है उस मशीनरी में कहीं ना कहीं इनएक्टिविज्म है। जी कपिल जी, सुनील जी, आप कपिल जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मशीनरी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जिसका असर ये है कि हम लगातार 1 दशक से ये सवाल तो उठाते रहते क्यों ना जो हम बजट बनाते हैं, क्योंकि वो कहीं वो झूठे वायदे का पुलिंदा न रह जाए। जनता का विश्वास जो साल भर हम इंतजार करते रहते कि हो सकता है नया बजट हमारे लिए कुछ नई घोषणाएं लेकर आए, वो महज एक घोषणाओं का पिटारा बनता जाता है, सरकार के लिए मुश्किलें हो जाती है। तो ये जिस तरीके से लगातार हम इस मुद्दे पर बातचीत करते रहे हैं कि परफॉर्मेंस बजटिंग होनी चाहिए, ऑप्टिमम बजटिंग होनी चाहिए जी, तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे जो CA हैं, देश में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, उनको ऐसी जिम्मेदारियां देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ही इसीलिए है कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो और हमें ये जिम्मेदारियां सौंपे, क्योंकि हम ही इसके लिए, हमें बनाया ही इन्हीं के लिए गया है। और मैं समझता हूं कि अगर जो ये जिम्मेदारी भारत सरकार हमें देती है तो आज के समय में बहुत एक्सपेंडिचर्स एग्रीकल्चर में, बहुत एक्सपेंडिचर औद्योगिक जगत में किए जा रहे हैं, विलेजेस में बड़े एक्सपेंडिचर हो रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वो सब एक्सपेंडिचर पे लगाम कोई नहीं है। कितने खर्चे टारगेटेड थे, अभी जैसे नरेगा स्कीम के बारे में शुभ संकेत हैं। उसी के साथ साथ जो हमारी सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उन सबको अच्छी तरह से फंड किया गया है। जो सबसे आवश्यक चीज होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, वो होती है उन बातों की जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, पूंजी निवेश होती है और वो बढ़ता है। ये सारी चीजों पर बहुत बहुत गहरा ध्यान रखते हुए और इसमें एक बहुत पॉजिटिव इसमें कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि आप व्यवस्था को बैलेंस रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, कहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे ताकि आपका रेवेन्यू डेफिसिट कम से कम हो और कंसोलिडेट, आप फिस्कल कंसोलिडेशन कर सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। लेकिन सर, जब अभी तो आप यहाँ बैठे, आप कैसे डिसअपॉइंटमेंट कह रहे हैं? जो टैक्स में जो लोगों का ये था, जिस तरह से GST में ये किया गया, टैक्सेस में छूट दी गई है ना, स्लैब्स पे छूट दी गई है, टैक्सेस में छूट दी गई है। और जो टैक्सेस की छूट है उस छूट को अगर कोई और उससे ज्यादा चाहता था तो इस नजरिए से देखे कि हमको किस तरह से जो फंडिंग करना है वो फंडिंग कैसे करना है। That affects me in a positive manner. राजन माइक सर का एक बाइक मुझे कहा कि वो रेलवे के
तो जिस तरीके से सलमान खुर्शीद का भी साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार के सामने चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि कुछ चीजें महंगी हुई हैं, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ कड़े कदम जो सरकार को उठाने थे वो उठाया गया है। हमारे साथ लगातार फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, साथ में हमारे साथ एक गृहिणी भी जुड़ी हुई है। अर्चना जी, जिस तरीके से सरकार बार बार कहती है कि जो स्थिति है उसको नियंत्रण में करने के लिए जरूरी था कि कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए जाए। हालांकि सब्सिडी एकदम से खत्म नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर हम आप गहने खरीदते हैं तो उस पर हमको ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेगी। घर में यूज होने वाले जो सबसे बेसिक अगर हम नमक की बात करें तो उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। तो आपने जो उम्मीद लगाई थी, आपको जो राहत मिलनी थी, वो कहीं नहीं मिली। वो तो कहीं नहीं मिली। हमें तो नहीं लगता है कि हमें कोई राहत मिल पाएगी, क्योंकि किचन के छोटे छोटे आइटम ऐसे होते हैं जो महंगे होते जा रहे हैं, जिनके बिना काम किचन चल ही नहीं सकती। नमक, चीनी, दाल, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो इतनी महंगी होती जा रही है कि हम उसको अपने बजट को बना ही नहीं पाते। जब भी बजट बनाने बैठते हैं उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती दिखाई देती है। तो इस तरह घर चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। साथ में जी एक बात और सामने आती है, कई ऐसे देश हैं जहां पर जेंडर बजटिंग को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि महिलाओं के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं। भारत में हमारे साथ एक प्रावधान था कि हमें 10,000 रुपए की छूट मिली थी पिछली बार, इस बार वो भी खत्म कर दी गई। साथ में हमारी कुछ और महिलाओं से बातचीत हुई, हमारे कई संवाददाताओं ने दूसरी महिलाओं से बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से हम रक्षा बजट को बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जहां पर कि हम बढ़ा हुआ अपना बजट रखते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या बजट में कोई प्रावधान नहीं? क्या कुछ इस तरीके के विचार आपके मन में नहीं आते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ही इस बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। जी कपिल जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अर्चना जी ने भी कहा कि इस तरीके के विचार हमारे मन में भी आते हैं, खासकर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या देश की बात करें तो महिलाओं की जो स्थिति है सबसे छुपी हुई नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जेंडर बजटिंग पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कुछ एलोकेशन होना ही चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए जी। देखिए, आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो विदेशी चलन है, हम बाहर वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, विदेशियों से अच्छी नीतियां लेने की बात करते हैं, और वो अच्छा भी है, हमें सीखना भी चाहिए। परंतु बात यह है कि जो चीज अच्छी है वो भी हम साथ साथ में जो पूर्णतः है हम सीखें। ऐसा नहीं अधूरा चीजें जो हमें सूट करें वो ले लें हमारे इंटरेस्ट को। अब जहां महिलाओं की बात है, देखा गया महिला सशक्तिकरण वर्ष भी बनाया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट ईयर हमारे देश में, और ये बात, और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी भी हैं, वो ये बात समझती भी हैं और कहा भी जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा। बट जो बजट के अंदर वुमेन की एलोकेशन, वुमेन सेफ्टी की एलोकेशन की जो चर्चा करी जा रही है, उसके अंदर आप देखिए बहुत सारे कदम ऐसे हैं जो उठाए जा सकते हैं और उठाए जा सकते थे। एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं कह सकता हूं सेफली कि मिस द बस वाली बात है, कि जहां आप ऐसे ऐसे कैंप्स लगा सकते हैं, ऐसे अवेयरनेस कैंप्स लगा सकते हैं, या महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए उनको सेल्फ अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो सब चीजें जो उनके लिए फंड एलोकेशन है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहल लेना चाहिए। अभी देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो वो एक राजनीतिक मोड़ ले लेती हैं घटनाएं। तो जो जिम्मेदारी बजट के अंदर एक एक्शन के रूप में ली जानी चाहिए थी, वो मिसिंग नजर आ रही है। जी बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से कपिल जी ने भी कहा कि जो एक्शन लेना चाहिए, हम वेलफेयर की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, और साफ तौर पर हम कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके सामने कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं और साथ में कुछ इकोनॉमी को बैलेंस करने की भी जरूरत होती है। इसलिए सरकार के हाथ भी बहुत खुले हुए नहीं है, काफी हद तक कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और इस बजट में कुछ ऐसा लिया गया। लेकिन तमाम जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं उसकी रिजल्ट पर हमने पहले भी चर्चा की कि कुछ परफॉर्मेंस सेटअप होना चाहिए, उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मनरेगा की बात कर ली या एनआरएचएम की बात कर ली, ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गई, और जो पैसा उस आदमी तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया। और मनरेगा को लेकर ये भी सवाल उठने लगे कि उससे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। तो क्या सेक्टर वाइज हमें इनपुट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर भी जोर देने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर जो स्कीम में कुछ खर्चे का प्रावधान है तो उन स्कीम में साथ साथ खर्चे के साथ साथ ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी होने चाहिए जी, क्योंकि वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम होंगे। जैसे कि अभी नोएडा में सेक्टर 62 और 63 में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ऑडिटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर बैंक ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है।
उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हम अपने बिजनेस को और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं। तो इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, सरकारी ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, लेकिन उन सरकारी ट्रेनिंग सेंटर्स में ये ट्रेनिंग दी जाए कि हम जो बजटिंग हम कर रहे हैं और जो हम वर्क कर रहे हैं उनको हम नियंत्रण में कैसे लें। और इसके लिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार के पास सारे उपक्रम, सारे टूल्स मौजूद हैं, लेकिन उन टूल्स का इस्तेमाल करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। एक सब्सिडी की बात आई है कपिल जी कि हम सब्सिडी को लगातार अभी हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसको आगे बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं इसको कम करने की जरूरत है। कैसे सिस्टमेटिकली हम इसको कम कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर अगर सरकार चाहे तो तुरंत सब्सिडी हटा पाएगी? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति एक ऐसा चीज है जो कि मुझे लगता है कि मिसिंग है। एक राहत जो प्रणब मुखर्जी के सामने थी वो थॉर्न्स से भरी हुई है, वहां काटे हैं, पर उन्होंने एक पहल करने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि सब्सिडी से घाटा बढ़ रहा है देश का बजट में। अभी ब्लूप्रिंट आने के बाद दिखा जाएगा कि उन्होंने इसके लिए क्या और बात कही कि हम कैसे घटा सकते हैं इसको। बट आपका प्रश्न जैसे कि हम किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं, देखिए वेस्टेजेस, लीकेजेस बड़ी जगह हैं। आज जो बाहर के जो देश हैं, हम सब्सिडी की बात करते हैं जब हम डेवलप कर रहे हैं और जब हम सुविधाओं की बात करते हैं, तो ये भी हमें देखना चाहिए कि आज के युग के अंदर, आधुनिक युग के अंदर आप ये सरकार से जी बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल कपिल जी, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन देखते हैं कि विपक्षी पार्टी बीजेपी का क्या कुछ कहना है इससे पूरे बजट के ऊपर। बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मुखर्जी ने पूरी तरह से देश की जनता को निराश किया है। तो शहनवाज हुसैन का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से अगर हम रेल बजट को देखें या फिर आम बजट को देखें, कहीं ना कहीं इससे देश की जनता को निराशा ही हुई है, क्योंकि जो सरकार है उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे ये उम्मीद की जा सके कि आने वाले 3 महीनों में जो महंगाई कम होने की बात कर रहे हैं तो वो महंगाई कम होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए गए हैं, सर्विस टैक्स बढ़ाए गए हैं, और वहीं हालांकि टैक्स स्लैब में थोड़ी बहुत जो राहत देने की कोशिश की गई है वो एक ही बात हुई कि एक हाथ से पैसे लेकर दूसरे हाथ से हमसे वापस ले लिए जाए। तो विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि इस बजट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से रेल बजट पेश किया गया उसके बाद जो राजनीतिक अस्थिरता आई, देश में उठापटक हुआ, उसका असर भी कहीं न कहीं आर्थिक बजट पे, आम बजट पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कपिल जी, जिस तरीके से देश की राजनीति और आर्थिक व्यवस्थाएं राजनीति से ही तय होती है या देश की आर्थिक व्यवस्थाएं राजनीति की दिशा दशा तय करती हैं, क्या लगता है कि सामाजिक दायित्वों के नाम पर, राजनीतिक संकटों के नाम पर तमाम ऐसे वायदे होते हैं, तमाम ऐसी जरूरतें होती हैं जिसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि बड़ी सारे कारणों की वजह से, जो कि खुद ही क्रिएट करे गए हैं सिस्टम के अंदर राजनेताओं के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनेता सारे गंदे हैं या वो काम नहीं करना चाह रहे। प्रणब मुखर्जी जी ने बजट पेश करने के अंदर अपनी एक इच्छा जाहिर करी है कि हम एक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को सही ट्रैक पे लाना चाहते हैं, बट साथ में ये बात भी है कि उनके पास एक तालमेल की जो सरकार में कमी नजर आ रही है, उसकी आवाज साफ गूंज रही है बजट के अंदर। डिस्कॉर्डेंस, वॉइस ऑफ डिस्कॉर्डेंस इज वेरी लाउड, कि जो तालमेल की कमी तीनों पार्टियों में सामने नजर आ रही है कि इनके अपने घटक दलों में, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी चीज ये बात सही है कि सामाजिक और ये जो और कारण है, इनको ठीक तरीके से जो पार्टियां और जो राजनेता हैं और जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बजट के अंदर एक ऐसा सुनहरा मौका था कि जहां हमारे देश के अंदर इस स्थिति में हम खड़े हैं कि जहां चाइना भी साथ में एक नेबर कंट्री है, बहुत सारे पहलू हैं कि जहां हमें अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की एक से ज्यादा कारणों की वजह से जरूरत है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम फेल नहीं तो अनसक्सेसफुल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो काफी उम्मीदें थी देश की जनता को इस बजट से, और आइए एक बार फिर से उन तमाम बातों को सुनने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बजट से पहले जो जनता है वो प्रणब दा के पिटारे से कुछ जादुई चीजें निकलने की उम्मीद लगाए बैठी थी। बजट का जहाँ तक सवाल है, बजट आम आदमी के हितों को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर खासतौर पर जो जिस तरीके से अभी पलायन जारी है और जो यहाँ का जो स्टूडेंट है, जो यहाँ अभी कहना चाहिए कि जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, वो छोटे आमदनी, कम आमदनी वाले लोग हैं, तो उनको हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ का बजट बनाया जाना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी
उस बजट को मतलब का एफर्ट कर सके और आम आदमी को लोड ना पड़ सके। हर चीज महंगी हो रही है, राशन, सब्जियां और गैस, और इतना बजट होना चाहिए कि आदमी लोग इस बजट को मतलब वो कर सके और आम आदमी के चेहरे पे जो खुशी दिख सके। मैं कहना चाहता हूं कि आदमी को 2 वक्त की रोटी, कपड़ा